टाटा मोटर्स ने लास्ट वीक में क्वार्टर वन के रिजल्ट को अनाउंस किया था और जैसे ही क्वार्टर वन के रिजल्ट को अनाउंस किया, टाटा मोटर्स के शेयर्स बहुत तेजी से नीचे गिरे थे और वीकली लो के आसपास आ चुके थे 427 रुपीज के आसपास, जो कि इसके करंट शेयर्स की प्राइस है 449 रुपीज के आसपास। टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के क्वार्टर वन में 5000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स के बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे कि आखिर किस तरीके से टाटा मोटर्स का बिजनेस जो है वो फैला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के बिजनेस की। तो टाटा मोटर्स का बिजनेस जो है वो इंडिया के साथ साथ ग्लोबल कंट्रीज में भी फैला हुआ है। तो टाटा मोटर्स के बिजनेस के यहाँ पर दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट में आता है इंडिया का बिजनेस और सेकंड पार्ट में आता है ग्लोबल मार्केट का बिजनेस। लेकिन यहाँ पर भी तीन सब कैटेगरी है जहाँ पर टाटा मोटर्स के रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं JLR, और JLR का फुल फॉर्म है जैगवार एंड लैंड रोवर। अब सेकंड कैटेगरी में कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं और थर्ड कैटेगरी में पैसेंजर व्हीकल्स आते हैं। तो टाटा मोटर्स का जो मेजर रेवेन्यू है वो इन तीन सेक्टर से आता है मेजरली। हम लोगों ने टाटा मोटर्स के बिजनेस मॉडल को तो समझ ही लिया है कि आखिर टाटा मोटर का बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट होता है और प्रॉफिट कैसे जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाटा के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। स्टैंड अलोन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के रेवेन्यूज हैं। जैसे कि आप टाटा मोटर्स के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देख सकते हैं कि यहाँ पर टाटा मोटर्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कम होते जा रहा है। तो अगर इसके फिगर को कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर 3000 का डेफिसिट दिखाई दे सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस को देखेंगे तो कुछ कंपनी के एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इंक्रीज हुए हैं और कुछ कंपनी के एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो डिक्रीज हुए हैं। जैसे कि आप कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर देख सकते हैं कि यहाँ पर करंटली कंपनी ने 15,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 17,221 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर था। अगर हम लोग कंपनी के टोटल इनकम में से कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स को क्वार्टर वन में 138 करोड़ का लॉस हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर में टाटा मोटर्स को 312 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वहीं पर अगर हम लोग आगे चलेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं कंपनी के डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को भी, और इसी के साथ साथ कंपनी के EPS को देखकर भी आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हुई है। करंट क्वार्टर में कंपनी का जो EPS है मतलब अर्निंग पर शेयर है ये नेगेटिव में है, वो भी 0.47 का। वहीं पर अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी के जो EPS है वो 1.17 का था। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करेंगे कंपनी के एनुअल रिजल्ट के साथ तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। लेकिन इस क्वार्टर में इतने ज्यादा डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पर दो रीजन हैं। कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा था तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो भी बढ़ते गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो डिक्रीज हो गया। और जब किसी भी कंपनी का मार्जिन डिक्रीज होता है तो इस चीज का असर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ता है और EPS भी कम होता है। ये तो टाटा मोटर्स का सिर्फ और सिर्फ इंडिया का स्टेटमेंट था, लेकिन अब हम ग्लोबल के स्टेटमेंट को भी लिख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का इस क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू है 71,000 करोड़ के आसपास, लेकिन वहीं पर अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 77,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का रेवेन्यू गिरते जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। मतलब कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने रिजल्ट्स को मेंटेन कर लेगी। और तो टाटा मोटर्स की जो टोटल इनकम है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कम है। करंट क्वार्टर की इनकम है 72,000 करोड़ के आसपास और वहीं पर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो 79,000 करोड़ के आसपास थे। अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो कंपनी के एक्सपेंडिचर जो है इस साल के भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यू है उतने बड़े नहीं है। कंपनी के कॉस्ट जो है, कंपनी के खर्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज का इंपैक्ट आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। जैसे कि आप टाटा मोटर्स के करंट ईयर के लॉस को देख सकते हैं कि यहाँ पर 4,961 करोड़ का लॉस हुआ है, लेकिन वहीं पर पिछले क्वार्टर में कंपनी को टाटा मोटर्स को 372 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वहीं पर अगर आप इस प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉलम में देखेंगे तो कंपनी को जो नेट लॉस है वो हुआ है 5,006 करोड़ का। और जैसे कि यहाँ पर आप कंसोलिडेटेड EPS देख सकते हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेटेड EPS जो है वो भी नेगेटिव में है, नेगेटिव 13.07% का। और वहीं पर अगर पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में भी ये नेगेटिव में था, लेकिन 2.70 का ही EPS था नेगेटिव में। अगर टाटा मोटर्स के करंट क्वार्टर के रिजल्ट की बात की जाए तो ये उतने भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम है और लॉसेस ही लॉसेस हैं। लेकिन अगर टाटा मोटर्स के फ्यूचर के बिजनेस के ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि टाटा मोटर्स जो है वो करंटली बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट में काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट में भी काम कर रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पर टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की कंपनी को कौन से सेगमेंट से कितना ज्यादा प्रॉफिट है, कितना ज्यादा लॉस हुआ है। यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिखाई देगा और सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स को JLR से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इसी के साथ साथ पैसेंजर व्हीकल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जैसे इस स्टेटमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने ये भी अनाउंस किया है कि जैगवार के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक लग्जरीज ब्रांड्स लेकर आने वाली है मार्केट में 2024 तक।
और इसी के साथ साथ मार्केट का जो शेयर है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का वो टाटा मोटर्स के पास सबसे ज्यादा रहने वाला है। तो अगर टाटा मोटर्स मार्केट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर टाटा मोटर्स को डेफिनेटली सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा और फ्यूचर में टाटा मोटर्स के शेयर्स भी ग्रो करेंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो कंपनी जो है वो करंटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बिजनेस में सबसे ज्यादा फोकस्ड है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए कर रही है। और अगर आप लोगों ने रिसेंट डेज में ऑब्जर्व किया होगा तो टाटा मोटर्स ने बहुत सारे कंपनीज के साथ टाइप किया है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करती हैं और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। तो ओवरऑल अगर टाटा मोटर्स के शेयर्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे के बहुत सारे रीजन है। जैसे मार्केट में जैसे कि करंट मार्केट में रिसेशन आने वाला था, इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था और इसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से भी टाटा मोटर्स के बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। तो इन सारे इंपैक्ट की वजह से टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो चुका था। तो टाटा मोटर्स को अपने बिजनेस को लाइन पर लाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा क्योंकि अच्छी कंपनी को भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि वो आने वाले कुछ ही टाइम में 680 रुपीज तक पहुंच जाएंगे जो कि करंट प्राइस के 50% अबव है। तो मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस करूंगा कि आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका जो है वो खोना नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा।